जय गुरु टू ऑल। आज हम लोग प्रॉपर्टी लॉ का 8th क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, लीज, और उसका लीज को कैसे इफेक्ट में लाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग जो है लीज का फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सीपी एक्ट का सेक्शन 105 में डील करता है लीज से। लीज कहते किसको है, तो लीज एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू इंजॉय, इसमें ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता, इसमें सिर्फ इंजॉय करने का जो है ट्रांसफर होता है। और ये जो एक्ट, ये जो सेक्शन है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है ना। और इंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर अ सर्टेन टाइम, है ना। इसका जितनी देर के लिए भी वो लीज दिया जाता है वो एक सर्टेन टाइम, फिक्स टाइम होता है। और ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। मतलब लीज का जो डिड बनेगा उसमें लिखा हुआ भी रहेगा कि हाँ 10 साल के लिए आपको लीज दिया जा रहा है, 99 साल के लिए लीज दिया जा रहा है, या फिर इम्प्लाइड रहेगा, है ना, कि मतलब उसको ऑरली जो है बात कर लिया गया हो। तो इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। और टाइम, सर्टेन टाइम का मतलब परपेचुइटी भी हो सकता है, मतलब कि सामने वाले को, लेसी को जो है हमने उसके जीवन काल के लिए दे दिया, है ना, तो वो परपेचुइटी। अब देखिए ये परपेचुइटी अनिश्चित काल होते हुए भी निश्चित काल है। क्यों? क्योंकि अनिश्चित इस मामले में है कि वो कब मरेगा ये नहीं पता, उसका लाइफ तक जो है लीज जो है बना रहेगा। और निश्चित इस मामले में है कि वो कभी ना कभी तो मरेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सर्टेन टाइम के अंतर्गत ही आ जाता है परपेचुइटी भी, ठीक है। और इसमें कंसिडरेशन होता है, तो कंसिडरेशन क्या होता है, या तो प्राइस जो होता है, वो प्राइस का मतलब सिर्फ मनी होता है, ठीक है। मनी जो है वो पेड भी है, या फिर पे कर दिया गया है, या फिर प्रॉमिस कर दिया गया है, दोनों दोनों ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मनी है, या फिर क्रॉप का शेयर है, फसल का अंश जो है दिया जाता है, या फिर कोई सेवा दिया जा रहा है, या फिर कोई ऐसा चीज जिसका कि लॉ के नजर में कुछ वैल्यू है ना। तो इस टाइप का कोई भी प्रतिफल है तो वो जो है चलेगा। तो अब ये यहाँ पे देखिए कि ये प्राइस पेड एंड प्रॉमिस्ड है, और फिर बाकी ये सारी चीजें हैं, तो दोनों डिफरेंट है। ये हम लोग जो है ना पगड़ी के नाम से जानते होंगे, जब हम दुकान वगैरह लेते हैं ना तो कई बार पगड़ी के नाम से जानते हैं ना। तो ये जो पगड़ी है वही प्रीमियम कहलाता है, और ये पार्ट उसी को डिनोट कर रहा है। और ये जो है ये आपका रेंट की बात कर रहा है, जो हम पीरियोडिकली पे करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो मनी भी हो सकता है, शेयर, क्रॉप, सर्विस, या और भी कोई अदर थिंग हो सकता है। लेकिन जो आपका प्रीमियम है पगड़ी, वो हमेशा ही मनी होता है, ठीक है। अब जो है टू बी रेंडर्ड पीरियोडिकली, है ना, कुछ समय पे जो है महीने महीने दिया जाए, 6 महीने पे दिया जाए, साल भर में दिया जाए, चलो 2 साल में दिया जाए, जैसा भी वो लोग डिसाइड आपस में करेगा, डीड में जैसा भी लिखा रहेगा। ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन, मतलब ऐसा कोई ओकेजन कि ठीक है, हम जो है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में ऐसा होता है कि हाँ होली के होली देंगे, या होली में देंगे, या फिर दूसरा जो है रेंट जो है हम दशहरे में पे करेंगे। तो इस तरह का कोई ओकेजन हो तो, और इसमें कौन किसको ट्रांसफर करता है, रेंट वगैरह कौन किसको पे करता है, तो क्या कौन करता है, ट्रांसफेरर को पे किया जाता है, ट्रांसफेरी पे करता है। ट्रांसफेरी जो है वो ट्रांसफेरर को पे करता है, हु एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑन सच टर्म, है ना, जो ट्रांसफेरी को के द्वारा पे किया जाता है, जो इस जो भी यहाँ पे टर्म, जो भी शर्त यहाँ पे लीज का था उसको जो है प्रूफ, उसको जो है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये लीज क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ू। हाँ ऐसे भी ये सबका पढ़ा हुआ ही है, जस्ट रिवीजन है ये, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफेरर जो है वो लेसर कहलाता है, ट्रांसफेरी जिसको किया जा रहा है उसको लेसी कहते हैं। प्राइस को जो है, ये जो पगड़ी है, अच्छा पगड़ी और रेंट में क्या अंतर है,
पगड़ी जिसको जो सिक्योरिटी मनी, एज अ सिक्योरिटी मनी जो जमा किया जाता है पहले, रेंट से पहले। हाँ, वो पगड़ी हुआ। और वो जमा क्यों किया जाता है कि आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रीमियम है, प्राइस है, ये पगड़ी इसलिए जमा किया जाता है ताकि उस लीज के अंतर्गत जो भी उसको बेनिफिट प्राप्त होने वाला है उसके लिए, उसको उसके शुरुआत के लिए, मतलब लीज को इफेक्ट में लाने के लिए वो पगड़ी दिया जाता है ना। और उसके बाद फिर बाद में जो जितने समय के लिए वो उसको अवेल करता है तो पीरियोडिकली उसको जो है रेंट पे करता है। अच्छा, ये एक केस लॉ है, वहाँ पे है कि जो लीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो किसके बीच, लेसर और लेसी के बीच ऑब्वियसली है, तो उसका जो लीगलिटी और वैलिडिटी है ना, लीज कब वैलिड होगा या वो लीगल है या नहीं है, वो गवर्न किससे होगा, टीपीए एंड आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी है ना, इससे जो है गवर्न होगा। उसके बाद है हम लोग इसेंशियल एलिमेंट को देखते हैं। इसेंशियल एलिमेंट में कि इसमें दो पार्टीज होने चाहिए, लेसर और लेसी। दूसरा है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज, है ना, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर वो और कैसा होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें देखते हैं कि पार्शियल ट्रांसफर है या फिर फुल्ली ऑनरशिप का ट्रांसफर है, क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लीज का टर्म क्या है ना, उसका पीरियड, कितने समय के लिए लीज को लिया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है कि प्रतिफल है ना, उसको प्रतिफल किस टाइप का होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब एक वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहले है कि पार्टीज, लेसर और लेसी। तो पहले लेसर के बारे में जानते हैं कि लेसर कौन हो सकता है। तो लेसर के बारे में लिखा है कि वो मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वही व्यक्ति लीज कर सकता है, ग्रांट कर सकता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कॉम्पिटेंट होता है, तो जो मेजर है, जो अनसाउंड माइंड है, सॉरी यहाँ पे साउंड माइंड होगा, ठीक है, साउंड माइंड का हो और नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, है ना, लॉ के द्वारा जो है उसको डिसक्वालीफाई ना किया गया। जैसे कि कोई जेल में है तो वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, तो किसी भी ढंग से लॉ ने अगर डिसक्वालीफाई किया है उसको, तो फिर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो लीज भी ग्रांट नहीं कर सकता। अब इसमें जो है इस केस में बोला गया था कि जो लेसर है वो या तो, एक तो पहली बात की जो प्रॉपर्टी को का लीज ग्रांट किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफेरेबल होना चाहिए। अच्छा, ट्रांसफेरेबल प्रॉपर्टी के बारे में कहाँ लिखा है, कोई बताएगा? सेक्शन 6 में है ना, उसमें बताया गया है ना कि कौन सा ट्रांसफेरेबल प्रॉपर्टी है। तो उसमें लिखा है कि सारे ही प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वो ट्रांसफेरेबल प्रॉपर्टी है, एक्सेप्ट और उसमें जो है ए से लेके आई तक जो है उसमें कुछ नॉन ट्रांसफेरेबल प्रॉपर्टी उसमें डिस्कस किया गया है। तो उसमें से नहीं होने चाहिए, है ना, जो ट्रांसफेरेबल प्रॉपर्टी है वही होने चाहिए। और लेसर जो है वो इंटाइटल्ड होना चाहिए कि वो उसको ट्रांसफर कर सके, या फिर वो पर्सन जो लेसर है उसको एथोराइज किया गया हो उस ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए, है ना, या तो खुद इंटाइटल्ड हो या फिर उसको किसी ने डिस्पोज करने के लिए ऑथराइज किया हुआ हो, तभी वो जो है लीज ग्रांट कर सकता है। अब लिखा है कि ए माइनर जो है वो जो है लेसर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अब उसके जो नेचुरल गार्जियन है वो लीज को ग्रांट कर सकते हैं। ये हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंतर्गत कि, लेकिन वो उसका जो टर्म होगा लीज का वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये इन कंडीशन के साथ और कोर्ट के परमिशन से वो उस माइनर के बेनिफिट के लिए
वो लीज जो है ग्रांट कर सकता है, नहीं तो लेकिन माइनर खुद से जो है लीज ग्रांट नहीं कर सकता, अगर करता है तो वॉइड हो जाएगा। लेसर, अब लेसर के बारे में क्या है, तो लेसर के बारे में भी सेम है कि वो मेजर होगा, साउंड माइंड का होगा और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। और ये है कि कहीं पे मल्टीपल लेसी हो, मतलब कि कई 4-5 व्यक्ति को, मोर देन 1% तो 2% 3% को लीज जो है ग्रांट किया गया हो, तो उस केस में एक दो तरह की बातें होती है, या तो उस डिड में लिखा होता है कि ज्वाइंट टेनेंट की तरह जो है लीज को जो है ग्रांट किया गया है, या ये टेनेंट इन कॉमन के तरह किया गया है। अगर ज्वाइंट टेनेंट के अनुसार किया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि यूनिटी ऑफ टाइटल एंड पोजेशन, इसमें जो है ना टाइटल और पोजेशन जो है का यूनिटी होता है, एकता होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिसीज अगर ऑलरेडी चल रहा है लीज, उसमें कोई जो है एक लेसी जो है वो का डेथ हो जाता है, तो फिर वो उसका जो शेयर होता है वहां पे फिर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये सर्वाइविंग टेनेंट जो है, मतलब कि जैसे पहले 4 लोग थे लेसी के रूप में, और उसमें एक डेथ हो जाता है तो फिर 3 लेसी ही हो रह जाते हैं, है ना। उनका उनका जो शेयर है ना, तो बाकी जो 3 बचे हुए हैं उन्हीं के बीच बट जाता है। जबकि जो है टेनेंट इन कॉमन की तरह अगर लीज ग्रांट हुआ है तो इसमें टाइटल का यूनिटी नहीं होता। इसके कारण क्या होता है कि डिसीज्ड पर्सन, अगर कोई 4 व्यक्ति है उसमें से एक व्यक्ति का डेथ हो जाता है, तो उसका जो सक्सेसर है ना वो उसकी जगह आ जाता है, मतलब 4 के 4 बना रहता है ना। यहाँ पे सक्सेसर आ जाता है, जबकि ज्वाइंट टेनेंट में सक्सेसर नहीं आता, बल्कि 4 अगर है तो एक का डेथ हो गया तो बाकी 3 लोग ही रहेंगे उस लीज में, ठीक है। अब एक केस लॉ है, इसमें कहा गया है कि कोई भी लीज अगर माइनर के फेवर में ग्रांट हुआ है तो वो वॉइड होता है। क्यों क्यों वॉइड होता है? क्योंकि माइनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसमें ऑब्लिगेशन आ जाता है कि उसको रेंट पे करना है या और भी कोई अदर ऑब्लिगेशन होते हैं, तो वो सारे उसके मत्थे आ जाता है। तो एक माइनर, हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी चीजें हो लेकिन माइनर के ऊपर पर्सनल कोई ऑब्लिगेशन नहीं आने चाहिए। तो चूंकि लीज में जो है ऑब्लिगेशंस होते हैं, इसलिए मॉर्गेज माइनर कर सकता है ना, लेकिन जो है माइनर की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज होता है, लेकिन ये लीज जो है वो नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्लिगेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज। लीज में जो है वो क्या है कि प्रॉपर्टी जो है ना हमेशा ही इमूवेबल होना चाहिए। अब इमूवेबल मतलब सेक्शन 3 में जो डिफाइंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अनुसार से, है ना। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी, इसमें जो है टेंजिबल प्रॉपर्टी भी आता है, मतलब जिसको कि हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आ जाएगा? लैंड आ जाएगा, मिनरल्स मतलब खादान वगैरह आ जाएगा, बिल्डिंग्स आ जाएंगे, और कुछ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी भी आते हैं, मतलब कि जो है जो जिसको कि हम छू नहीं सकते, राइट टाइप का, है ना। राइट एराइजिंग फ्रॉम द लैंड, लैंड से के द्वारा जो क्रिएट किया हुआ जो है राइट है, जैसे कि फेरी का राइट, फिशरी का राइट, ये सारे राइट भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, और इसका हम जो है लीज ग्रांट किया जा सकता है। अच्छा, कंपोजिट लीज, ये बोल रहा है कि अगर ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप का अगर कुछ हो, कम द कंपोजिट लीज हो, जैसे कि लाइक दोज फॉर बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स, है ना, दोनों टाइप का अगर हो तो वो भी जो है लॉ के नज़र में वो रिकॉग्नाइज्ड है, वो वैलिड है। नेक्स्ट है पार्शियल ट्रांसफर, है ना। तो ये जो आपका लीज है वो पार्शियल ट्रांसफर है, मतलब फुल्ली ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं है। इसमें सिर्फ जो लैंड लीज में लिया जाता है उसको सिर्फ हम उपयोग और
इंजॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ उसके पोजीशन में रहता है। लीज जो है, ये लीज क्या होता है, ये ऑनरशिप से पोजीशन को अलग करता है। अगर ऑनरशिप आ गया तब तो सेल हो गया, है ना, सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया या गिफ्ट हो गया, इस टाइप की बातें हो गई। और अगर पोजीशन है तो फिर वो लीज है। जैसे कि आपका मॉर्गेज है, मॉर्गेज में क्या कि पोजीशन मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। लीज ही एक ऐसा चीज है जो कि मतलब एकदम बिल्कुल दोनों में डिफरेंस बताता है कि पोजीशन क्या है और ऑनरशिप क्या है ना, इसके बीच का ये एक सेपरेशन है, लीज को ऐसा बोलते हैं। और लीज का जो अधिकार होता है वो राइट इन रेम है, यानी अगेंस्ट द होल्ड वर्ल्ड, है ना, होल वर्ल्ड के अगेंस्ट में ये राइट होता है। इफ द ऑनरशिप ट्रांसफर, अगर ऑनरशिप ट्रांसफर किया गया है किसी कंडीशन के साथ या फिर किसी कंडीशन के बिना या फिर उसके साथ, यानी कि किसी भी ढंग से अगर ऑनरशिप को ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है तो वो लीज नहीं होगा, है ना। ऑनरशिप कभी हो ही नहीं सकता लीज में, ये बोल। नेक्स्ट है कि लीज का पीरियड क्या होगा, उसमें कितने समय के लिए लीज को लिया जा रहा है। तो लीज का पीरियड अभी हम लोग उसके बेयर एक्ट में भी जो है 105 के सेक्शन में हमने देखा था कि लीज का जो पीरियड है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, लीज के डीड में भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है कि दोनों के बीच वर्बली कुछ बातचीत हो गई हो। और इन परपेचुइटी भी हो सकता है, मतलब लेसी के लाइफ लॉन्ग के लिए भी हो सकता है। और इस बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इतने ही समय के लिए हो। तो लीज क्या होता है कि ये एक शॉर्ट, अगर शॉर्ट भी हो सकता है, शॉर्ट मीन्स एक दिन के लिए भी लीज हो सकता है, और लॉन्ग भी हो सकता है, लॉन्ग लॉन्ग इतना लॉन्ग कि परपेचुअल भी हो सकता है, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए भी हो सकता है ना, एक दिन के लिए भी हो सकता है, और लॉन्ग 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 99 साल के लिए भी हो सकता है, और इवन जो है उसके लाइफ लॉन्ग के लिए भी हो सकता है। अब फॉर ए सर्टेन पीरियड का मतलब, यहाँ पे सर्टेन वर्ड का क्या मतलब है कि किसी सर्टेन इवेंट के हैपनिंग पर भी हो सकता है, मतलब कोई निश्चित घटना के घटने पर। तो प्रोविजन इम्प्लाइड बाय लॉ और यूजेज, लॉ के द्वारा, अगर लॉ के द्वारा इम्प्लाइड है या फिर वहाँ का जो भी चलन है उसके अनुसार से भी, जो भी प्रोविजन है उसके अनुसार से हो सकता है। तो लॉ तो यही कहता है कि एक दिन के लिए हो सकता है, ये कितना भी लंबा हो सकता है, यहाँ तक कि आपका लाइफ लॉन्ग के लिए भी हो सकता है, लॉ ऐसा कहता है। यूजेज अब उस जगह पे जैसा चलन होगा उसके अनुसार से हो सकता है। द टाइम व्हेन, अच्छा, ये जो लीज शुरू होने का समय और लीज कब खत्म होगा, ये हमेशा दोनों ही टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए। और इस केस लॉ में लिखा गया है कि अगर कोई लीज डीड में जो है इस बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, टर्म के बारे में कुछ साइलेंट है, बिल्कुल कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो लीज क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि टर्म जो है लिखा होना बहुत जरूरी है ना, मतलब टर्म के बारे में कुछ तो लिखा हुआ हो। अब टाइप ऑफ लीज हम लोग पढ़ते हैं ड्यूरेशन के अनुसार से, मतलब कि अब जो है 3 टाइप के लीज होते हैं, है ना, जो फिक्स टर्म, मतलब कि फॉर ए स्पेसिफाइड और सर्टेन पीरियड, यहाँ पे लिखा गया हो लीज में कि जो है ये 10 साल के लिए लीज है भाई, 20 साल के लिए है, 40 साल के लिए है, या परपेचुअल है, जो भी है उसमें लिखा हुआ है फिक्स टर्म। दूसरा, सॉरी, परपेचुअल लीज अलग से आएगा, इसको ना परमानेंट लीज भी कहते हैं, परपेचुअल लीज को, मतलब फॉर द लाइफ लॉन्ग, है ना, लाइफ लॉन्ग ऑफ लेसी। और पीरियोडिक लीज क्या होता है कि मतलब समय समय पे, या तो मंथ टू मंथ हो सकता है या फिर ईयर टू ईयर हो सकता है, जैसे कि अब लोग रेंट जो देखते हैं घरों में, वो क्या है, मंथ टू मंथ का है, उसमें रेंट पे कब होता है, मंथ टू मंथ। ईयर टू ईयर भी पे हो सकता है, अगर एक ईयर से ज़्यादा का लीज वगैरह है तो, मैन्युफैक्चरर पर्पज से है, एग्रीकल्चरल पर्पज से है, तो वहाँ पे ईयर टू ईयर चलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लीज शुरू कब से होता है।
तो लीज कब से शुरू होता है? जब लीज डीड जो है उसका एग्जीक्यूशन होता है ना, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना, दोनों ने साइन किया, रजिस्ट्रेशन किया, तो जो है वो लीज जो है उस दिन से शुरू हो जाता है। या फिर लीज डीड में जो है एग्जीक्यूट तो अभी हो रहा है, लेकिन उसमें लिखा है कि लीज कब से शुरू होगा, तो अगले मंथ के जो है 10 तारीख से शुरू होगा। अगर ऐसा लिखा है तो अगले मंथ के 10 तारीख से शुरू होगा, और नहीं अगर इस बारे में कुछ लिखा है तो इसका मतलब है कि जिस दिन जो है उस लीज डीड को एग्जीक्यूट किया गया है उस दिन होगा। फॉर एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए लीज को ऐसा माना जाता है ना, ये आपका सेक्शन 106 कहता है कि अगर वहाँ लेसी और लेसर के बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, या फिर वहाँ पे जो भी लोकल लॉ है, लोकल लॉ के अनुसार भी उस टाइप का भी कहीं कुछ नहीं है, तो फिर कहा गया कि अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरर पर्पस से वो लीज लिया गया है तो उसको ईयर टू ईयर माना जाएगा, उसमें जो रेंट पे होगा वो ईयर टू ईयर होगा। और अगर उस लीज को ख़त्म करना होगा तो उसमें जो है दोनों तरफ से, ये लेसर को ख़त्म करना है तो लेसर जो है लेसी को जो है 6 मंथ का नोटिस देगा, और लेसी को अगर ख़त्म करना है तो लेसी जो है लेसर को 6 मंथ का जो है नोटिस देगा। ये तो दो तरफा होता ही है। और अगर इसके अलावा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के अलावा कोई अदर टाइप का लीज है तो उसमें जैसे कि घर पे है ना, घर पे जो हम लोग रेंट लगाते हैं तो वो क्या है, मंथ टू मंथ चलता है, और वो लीज जो है हम कब टर्मिनेट कर सकते हैं, दो तरफा जो है मकान मालिक या फिर जो है 15 डेज का नोटिस देके। हाँ, दोनों में से कोई भी जो है 15 दिन का नोटिस दे करके कर सकता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ 15 दिन का नोटिस तो है, लेकिन इन जनरल अगर रेंट एग्रीमेंट देखेंगे तो उसमें 1 महीना लिखा रहता है। तो ठीक है, तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो है एग्रीमेंट में ऑलरेडी 1 महीने का लिखा हुआ है, तो 1 महीने का नोटिस एक दूसरे को दे करके टर्मिनेट हो सकता है। ये दोनों नियम तभी लगेगा, ये 106 का जो है नियम तभी लगता है जब जो है कोई भी लोकल लॉ नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है इस बारे में, तब ये नियम लागू होगा। अब जो है टेनेंसी एट विल किसको कहते हैं? अब जैसे कि जो आपका लीज है वो टर्म के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है उसमें, ठीक है, और लेसी को पोजेशन मिल गया तो टेनेंसी एट विल माना जाता है। मतलब कि टेनेंसी एट विल मतलब इच्छा, है ना, कि अब दोनों के पास ऑप्शन रहा, लेसर और लेसी दोनों के पास ये ऑप्शन है कि जो जिसकी भी इच्छा हो वो नोटिस दे करके लीज को टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि टर्म के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन जो है लेसी को लेसर ने पोजीशन दे दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों के ही पास राइट है, दोनों जिसको जब मर्जी होगा लीज को टर्मिनेट कर सकता है। अब टेनेंसी एट सफरेंस क्या होता है? सफरेंस ये नाम से ही पता चल रहा है, सफर कर रहा है, मतलब कि लीज जो है डिटरमाइन हो चुका है, मतलब कि लीज डिटरमाइन होने का मतलब कि लीज खत्म हो चुका है, उसका जो पीरियड है वो खत्म हो चुका है, इसके बाद भी लेसी जो है ना वो पोजीशन नहीं छोड़ रहा है। तो ये किस ढंग का हुआ? ये विदाउट लेसर्स कंसेंट, है ना, वो लेसर जो है नहीं चाहता है कि मतलब वो रहे, उसको हटाना चाहता है, इसके बाद भी जबरदस्ती वो रह रहा है, तो ये इसको टेनेंसी एट सफरेंस कहते हैं। और ये कैसा है? ये जो है ट्रेस पासर की तरह है ना। ट्रेस पासर क्या हो गया? जबरदस्ती घुस कर करके कब्जा कर लिया, ये उसी ढंग से माना जाएगा, क्योंकि वो अब ट्रेस पासर और ये टेनेंसी एंड सफरेज एट सफरेज में थोड़ा सा का डिफरेंस है कि जो है ट्रेस पासर जो है वो ऑनर के इच्छा के विरुद्ध घुसता है और कंटिन्यू करता है, मतलब वहीं पे रह जाता है, कब्जा किए हुए रह जाता है। लेकिन टेनेंसी एक्ट सफरेज में क्या है कि वो जो है प्रॉपर्टी में लॉफुल्ली घुसता है, अब उसका लीज खत्म हो गया, इसके बाद वो कंटिन्यू पोजेशन को कंटिन्यू कर रहा है,
छोड़ नहीं रहा है। तो ये क्या है, एंट्री तो इसका लॉफुल था, लेकिन अब जो कंटिन्यूएंस कर रहा है पोजीशन का वो अनलॉफुल है। ट्रेस पासर में क्या होता है कि उसका एंट्री भी अनलॉफुल होता है और उसका कंटिन्यूएंस भी अनलॉफुल होता है। ठीक है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, लेकिन जो है अगर वो नहीं निकल रहा है लेसी तो उसको एक ट्रेस पासर की तरह ही ट्रीट किया जाता है और उसका नो इंडिपेंडेंट राइट टू कंटिन्यू इन पोजीशन में रहने का उसका कोई राइट नहीं बनता है, उसको निकलना पड़ेगा। अब जबरदस्ती है तो ठीक है, आगे का जो भी रिमेडी है वो सब किया जाएगा। कंसिडरेशन कैसा होता है, तो कंसिडरेशन देखिए दो तरह का हो सकता है, या तो प्रीमियम हो सकता है या रेंट हो सकता है। प्रीमियम हो गया पगड़ी शुरुआत का जो होता है, और जो है पीरियोडिक जो पेमेंट होता है उसको रेंट कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो लीज नहीं कहलाएगा, है ना। कंसिडरेशन जो है वो पार्टली पेमेंट प्रीमियम और पार्टली रेंट की तरह भी हो सकता है। इसको जो है अगर दोनों आधा आधा पार्टली वगैरह किया गया है तो वो इस सेक्शन के अनुसार वैलिड है। अच्छा, प्रीमियम को सलामी भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है ये प्राइस होता है, या तो पे कर दिया गया है या फिर जो है प्रॉमिस किया गया है। और ये परचेज प्राइस होता है, ये लीज का जो है वो शुरू करने का, लीज के अंतर्गत जो वो बेनिफिट उठाने वाला है उसके बदले में जो वो लेसी पे करता है उस प्राइस मनी को प्रीमियम कहते हैं। और इस केस में कहा गया है कि यहाँ पे प्राइस का मतलब सिर्फ मनी है। यहाँ पे जैसे कि हमने रेंट में देख रहे हैं कि रेंट में मनी भी हो सकता है, फसल का अंश भी हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है, या फिर लॉ के नज़र में कोई भी वैल्यूएबल थिंग जो है वो हो सकता है। लेकिन प्रीमियम के रूप में सिर्फ और सिर्फ मनी होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस का मतलब सिर्फ मनी होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट है कि रेंट जो है वो पीरियोडिकली होता है या फिर स्पेसिफाइड ओकेजन, होली दशहरा के अनुसार किसी हो सकता है। अच्छा, इस केस में कहा गया कि एक सर्वेंट था, वो एक लैंड पे रेंट फ्री लैंड, पोजेशन ऑफ अ लैंड फ्री लैंड, मतलब कि उस सर्वेंट को कहा गया कि ठीक है तुम मेरे यहाँ काम करो और मुफ्त का रहो, है ना, रेंट पे तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, अपना पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यहाँ का घर का काम करो और जो है मेरे यहाँ रहो। तो उसका जो क्या था, रिन्यूमरेशन में क्या था कि उसको सर्विस जो है पे करना था, मतलब कि उसको सेवा देना था, ठीक है, से सर्वेंट के रूप में। तो यहाँ पे इसको जो है लेसी और लेसर का संबंध जो है बताया गया कि वो एक ढंग से रेंटर था, जो कि बदले में वो जो पर मंथ जो देना है रेंट, वो उसका रेंट क्या था, सर्विस था, ठीक है, वो पेमेंट नहीं कर रहा था लेकिन सर्विस तो दे रहा था ना। तो इस ढंग से उसके बीच क्या संबंध हो गया, लेसर और लेसी का। नेक्स्ट है कि अब लीज को हम कैसे इफेक्ट में ला सकते हैं, तो इस बारे में सेक्शन 107 में कहा गया है। इसमें दो क्लास में जो है इसको बांटा गया है, दो तरह से हम जो है लीज को इफेक्ट में ला सकते हैं। तो दो मोड कौन सा है, एक तो है कि ये जो है आपका 107 के फर्स्ट पैराग्राफ में जो है दिया है कि अगर कोई लीज का जो रेंट है वो हम ईयर टू ईयर पे कर रहे हैं, या फिर वो जो लीज है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए है, या वो उसमें ईयरली पेमेंट का जो है ईयर टू ईयर जो है हम रेंट पे कर रहे हैं, तो इस केस में जो है मतलब वो लीज जो है 1 साल के लिए नहीं है, तभी हम ईयर टू ईयर जो है रेंट पे कर रहे हैं। या फिर परमानेंट लीज, परमानेंट लीज मतलब उसका जो है परपेचुटी, लाइफ तक के लिए उसको लीज दिया गया है। तो इन सारे केसेस में हम जो लीज इफेक्ट में लाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर सकते हैं, है ना।
और उसमें का जो भी है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में है कि हाँ दोनों का साइन होना चाहिए, विटनेस दो होने चाहिए, तो वो सारे चीज़ें जो है फुलफिल होने हैं। और दूसरा है कि ऐसे जो कि दूसरे सेकेंड पैराग्राफ में दिया गया है, उसमें कहा गया है कि या तो जो लीज है वो मंथ टू मंथ हो, या जो है 1 साल का जो है टर्म हो, लीज का जो पीरियड है वो 1 ईयर का है, या फिर 1 ईयर से कम का है। तो वैसे केस में हम रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से जो है उस लीज डीड को हम रजिस्टर कर सकते हैं, है ना, या ऑरल एग्रीमेंट यानी मुंह से ही बात कर लिए कि हाँ ठीक है, क्या कहते हैं, आप मेरे घर में रह सकते हो, ठीक है, उसको जो है किराएदार के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। और प्लस क्या किया, एक तो मुंह से बोला और साथ ही उसको पोजीशन का डिलीवरी दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, या तो एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मीन्स कि अब वहाँ वो रहने के लिए आ गया। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि जो है हम उसको जो है उस घर का चाबी दे दिए। तो क्या हो गया, चाबी दे दिए का मतलब उसको हम पोजीशन दे दिए, तो ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कहलाता है। और वो वहां रहने चला गया तो फिर उसको जो है एक्चुअल पोजीशन कहते हैं, है ना। तो इस तो दो ढंग से, या तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या फिर ओरल एग्रीमेंट करके हम पोजीशन का डिलीवरी दे करके हम जो है लीज को इफेक्ट में ला सकते हैं। तो इसमें ये चीज फुलफिल करना होगा, सिर्फ इसी में ऐसा कर सकते हैं, और सिर्फ इस टाइप के लीज होंगे तो फिर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए। नेक्स्ट है कि इन केस लीज मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, है ना, अगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से लीज इफेक्ट में आ रहा है तो क्या है कि लेसर और लेसी दोनों का उसमें साइन चाहिए होगा। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों का साइन चाहिए होगा। अब ये बता सकते हैं कि अगर दोनों का साइन नहीं होगा तो मान लीजिए लेसर का साइन तो चाहिए ही होगा, अगर लेसी ने साइन नहीं किया लीज पे तो क्या होगा। वही ये बोल रहा है कि दोनों का साइन होना चाहिए, पर कोई भी लीज इस बात से इनवैलिड नहीं होगा कि लेसी का उस पर साइन नहीं है। मतलब कि दोनों का साइन होना ये साइन फॉर नन टाइप का कंडीशन नहीं है। मतलब कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो लीज इनवैलिड हो जाएगा, होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो लीज इनवैलिड नहीं होगा सिर्फ इस ग्राउंड पे, ठीक है। और यही चीज इस केस में कहा जा रहा है। इसमें क्या हुआ था कि जो रजिस्टर्ड डीड जो बना था लीज का, वो रजिस्ट्रेशन तो किया गया लेकिन उसमें साइन ना सिर्फ लेसर का था। तो उसमें लेकिन कोर्ट में लेसर और लेसी दोनों ने ही ये लीज के एग्जीक्यूशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम दोनों के बीच जो है, यहाँ पे लिखा है कि दोनों में से किसी ने डिनाई नहीं किया, मतलब दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हम दोनों के बीच जो है एग्रीमेंट हुआ था, हमारे बीच जो है लीज जो है का संबंध लीज बना था ये पे। और सब्सिक्वेंटली फिर जब दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर दोनों पार्टी ने साइन कर दिया उस पर। तो फिर जो है कोर्ट ने कहा कि लीज डीड इज नॉट इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इनिशियली साइंड ओनली बाय वन पार्टी, है ना। लीज डीड को जो है सिर्फ अगर एक ही पार्टी ने साइन किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीज जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, है ना। इस ग्राउंड पे लीज जो है इनवैलिड नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर लीज डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब क्या होगा। तो इसमें ये लिखा है कि अगर लीज जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और नहीं होता है, ये इसको देखिए ध्यान से देखिए कि रजिस्ट्रेशन होना है और नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे तो लीज दो ढंग से हम इफेक्ट में ला सकते हैं ना। तो इस टाइप के लीज में रजिस्ट्रेशन होना है और नहीं हुआ तब क्या होगा, क्योंकि ऐसे सेकंड। कंडीशन में तो लीज रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, है ना। तो
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो तो इनके बारे में बात होगी ना कि क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मस्त है और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब क्या होगा। तो इस बारे में कह रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो लेसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी टाइटल उसको नहीं मिलेगा और लीज जो है क्या है वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी राइट उसको मतलब लीज इफेक्ट में नहीं आएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो लीज इफेक्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखा है कि क्या जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लीज डीड तो बना ना दोनों के बीच, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, तो लीज तो इफेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन क्या उस डॉक्यूमेंट का हम लीज डीड जो बना है क्या उसका हम कोई उपयोग कर सकते हैं क्या, तो इस बारे में लिखा है कि हम लोग इसके लिए उपयोग नहीं कर सकते कि उसके बीच कोई लीज हुआ था, है ना। इस लीज के ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का उपयोग नहीं हो सकता है। दूसरा बोल रहा है कि लीज के टर्म को प्रूफ करने के लिए भी उस डॉक्यूमेंट का उपयोग नहीं हो सकता है, पर एक काम के लिए उस लीज डीड का उपयोग किया जा सकता है। हम लोग ये 53A में कौन सा पढ़े थे, 53A क्या है, कोई तो बताओ। एक्यूमुलेशन है क्या दी? अरे भाई पार्ट परफॉर्मेंस है, याद आया। पार्ट परफॉर्मेंस क्या था, पार्ट परफॉर्मेंस क्या था, पार्ट परफॉर्मेंस क्या था कि एक प्रॉपर्टी था और ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, है ना। कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बनता हाँ, है। सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस में बी ने जो है क्या कहते हैं ए को पैसे दिए और ए ने बी को क्या दिया, इसका पोजीशन दे दिया, प्रॉपर्टी है ना, इसका पोजीशन दे दिया। तो अब इस चीज के लिए उपयोग किया जा सकता है, अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस लीज डीड का उपयोग हो सकता है। ये यही बोल रहा है कि प्रोटेक्ट हिज पोजीशन, ठीक है, और कोई और उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो लीज इफेक्ट में नहीं आया, यानी लीज का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लीज का जो कितने समय के लिए लीज है, इन सब चीज़ों के प्रूफ के लिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, पर अपने पोजीशन को जो ट्रांसफेरी है वो अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकता है। ये एक उदाहरण के रूप में है, अगर और भी कोई पर्पस होगा तो होगा, ये एक जस्ट उदाहरण है, ठीक है। इस ढंग से ये लीज खत्म हुआ। थैंक यू टू ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए सीलिंग फैन, क्लेम मेंटेनेंस रिलेटिंग टू, सीलिंग फैन, है ना, सीलिंग फैन सही। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन अंडर रिलेट्स टू मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन, मार्शलिंग किससे कनेक्टेड है, तो मार्शलिंग हम लोग पढ़े नहीं, में था क्या? इसका सी आंसर है सिक्योरिटीज। अच्छा हाँ, वो सिक्योरिटी, ये मार्शलिंग दो जगह पे है ना, एक तो 65 में 80 है ना, एक तो जो है मार्शलिंग किसमें है, एक तो 56 में है, ठीक है, ये और सेल दूसरा सेल में है, और एक 81 82 कुछ है, हाँ 81 में, 81 हाँ तो 81 में जो है वो जो है सिक्योरिटी को लेकर के है, ठीक है। अभी तो इतना ही जानते हैं, आगे जब मार्शलिंग पढ़ेंगे तो आगे क्लियर होगा। अच्छा, सेक्शन 12 इज नॉट एप्लीकेबल,
सेक्शन 12 में कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिमिनेशन, ये हम लोग ना अभी पढ़े नहीं है। वे ऑफ सेल, वे ऑफ एक्सचेंज, गिफ्ट। सेक्शन 12 नहीं पढ़े हैं। सेक्शन 12 हम लोग नहीं पढ़े हैं। असल क्या है ना, लीज हम सर्च करके जो है क्वेश्चन लाए ना, तो यहाँ लीज है ना, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया है। 77 का डी आंसर है, ठीक है। लीज को लेकर के, लीज में इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अच्छा ये ना ऑनरशिप से रिलेटेड है लगता है, क्या है ना, मतलब ये गिफ्ट, एक्सचेंज, सेल, ये सब में ऑनरशिप का ट्रांसफर है। लीज में आपका ऑनरशिप नहीं है, इंजॉयमेंट का ट्रांसफर है ना। पता नहीं, देखना पड़ेगा, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। ये लीज से कनेक्टेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिर, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये लीज हो जाएगा। अच्छा, ये भी दूसरा सेक्शन है, ये भी दूसरा सेक्शन, ये हम लोग अभी पढ़े ही नहीं है। सेक्शन 10, अच्छा सेक्शन 10 क्या है कि अ कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिमिनेशन इज वॉइड, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये हम लोग एक बार थोड़ा सा सर पढ़ाए थे। ये जैसे कि कोई कंडीशन लगा दिया गया, ट्रांसफर किया गया है, और जैसे कि इस टाइप के कंडीशन लगा दिए गए हैं कि आप जो है ट्रांसफर हमने कर दिया आपको, और आपको कहा कि आप जो है सिर्फ इसका उपयोग कर सकते हो, आप किसी को दे नहीं सकते, आप किसी को सेल नहीं कर, डिस्पोज करने का जो है राइट नहीं दिए हैं। तो इस टाइप के कंडीशन जो है ना वो वॉइड होते हैं। पर इसका जो है एक्सेप्शन क्या है वो बोल रहा है। एक्सेप्शन ए है, लीज। Which of the following can be considered implied surrender of a lease? समझ में आ रहा है किसी को क्या? Which of the following can be considered implied surrender of a lease? Acceptance of a new, अच्छा सर एक बार सरेंडर पढ़ाए थे। एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू इशू टेकिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लीज। अच्छा हाँ, ये पढ़ाए थे कि जैसे कि एग्जिस्टिंग लीज दोनों के बीच चल रहा है, उसके बीच दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि उसको चलते रहने में ही उन्होंने कुछ दूसरा नया जो है लीज बनाया। तो क्या हुआ कि पिछला तो सरेंडर हो गया ना, नया लीज शुरू हो गया ना, नया जब लीज डीड बनाया तो ये एक सरेंडर जो है में होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नहीं दी, समझ नहीं आया। ये सरेंडर का मतलब ये हुआ कि लीज अभी चल रहा है, मान लो किराएदार है, ठीक है, मान लो कि कुछ भी कंडीशन हो सकता है कि पहले जो है 4 रूम था, अब 1 रूम की मुझे जरूरत पड़ गई मान लो, तो 1 रूम जो है हम ले लिए, तो अब उसका रेंट एग्रीमेंट चेंज होगा ना, या फिर जो है उसको और रूम की जरूरत है, तो हम जो है एक और रूम दे दिए, मेरे पास था तो अब रूम बढ़ गया, ये तो जो है नया बनेगा ना, जो लीज तो चल ही रहा है, हाँ, तो रेंट फिर क्योंकि उसका रेंट बढ़ेगा तो फिर नया रेंट लीज नया बनेगा उसके लिए। बनेगा, तो वही सरेंडर है कि मतलब पहले वाला जो है अब नया जो हुआ, तो ये इम्प्लाइड सरेंडर हो गया ना, मतलब कि एक्सप्रेस नहीं है कि हाँ पुराना लीज रिन्यू, हाँ, उसी के ऊपर रिन्यू करा दिया गया ऐड करके। रिन्यू तो वो तब होगा ना जब आपका लीज खत्म होगा, सेम, लीज खत्म होगा हाँ तब ना रिन्यू होगा। यहाँ पे जो हाँ है हाँ लीज चलते हुए में हमने नया लीज बनाया, तो पुराना का क्या हुआ, इम्प्लाइड सरेंडर ही हुआ ना, तो बोला हाँ नहीं गया, लेकिन चूंकि नया बना तो पुराना तो इम्प्लाइड रूप में खत्म हो गया ना। हाँ
हाँ ये बताए थे, ये वही ये वाला बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू इशू टेकिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लीज, जो चल रहा है उसी में उसी समय दूसरा जो है रेंट एग्रीमेंट बना, लीज डीड बना, उसका एक्सेप्टेंस हुआ है, तो उसको जो है इम्प्लाइड सरेंडर बोलते हैं पुराने लीज का। ठीक है, which of the following does not constitute exception to रूल्स अगेंस्ट perpetuity? रूल अगेंस्ट परपेचुटी देखिए क्या है। अच्छा, ए फंड इज beneath टू नेक्स्ट 7 जनरेशन। अच्छा, 7 जनरेशन के लिए फंड ट्रांसफर करिए। रूल अगेंस्ट परपेचुटी में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले जनरेशन को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब अनबॉर्न चाइल्ड को दिया जा सकता है, और अनबॉर्न चाइल्ड को भी पोजीशन देने में मात्र 18 साल तक का डिले कर सकते हैं। जैसे हम अनबॉर्न चाइल्ड को कैसे देंगे, लाइफ इंटरेस्ट देंगे किसी को, और उसके बाद किसी अनबॉर्न चाइल्ड को देंगे, और उसमें कहेंगे कि जो है अनबॉर्न चाइल्ड को पोजीशन तब दो जब वो 18 साल का हो जाए। अगर हम बोल देते हैं कि 20 साल का जब हो जाए तब दे दो, तो ये नहीं चलेगा, उसको पोजीशन 18 साल में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो 7 जनरेशन तक के लिए दे रहा है, तो ये तो इनवैलिड हो गया है ना, ये नहीं होगा। दूसरा लिखा है कि वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, है ना, पब्लिक को जो है नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए हो सकता है, डेडिकेशन हो सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ये तो सही है। हाँ, ये तो सही है ना दी। हाँ ये सही है। इट डज नॉट अप्लाई टू वेस्टेड इंटरेस्ट, लीज विथ कोवेनेंट फॉर रिन्यूअल। समझ में आया ये क्या बोल ए होगा इसका, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्शन। हाँ वही आंसर है, ये 7 जनरेशन के लिए तो नहीं चलेगा। ये क्या है, कोवेनेंट फॉर रिन्यूअल डज नॉट अप्लाई टू वेस्टेड इंटरेस्ट, ये दोनों नहीं समझ में आ रहा है। ये तो ठीक है कि ये हो रहा है, लेकिन ये कैसे वैलिड है वो चीज नहीं समझ में आ रहा है। चौथा पढ़िए ना दी, ए लीज विद अ कोवेनेंट मींस क्या होता है? होता तो फिर अच्छा छोड़िए, हटाइए। रन प्रतिज्ञा टाइप का, ठीक है देखते हैं इसको, सर से पूछेंगे। ए लेट्स अ फर्म टू बी ऑन कंडीशन, ठीक है, ए जो है एक फर्म को लीज पे देता है बी को, इस कंडीशन पे कि ही शैल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर। अच्छा, वो 1 घंटे में ये 100 माइल वो ट्रेवल करेगा, तो लीज इज वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, नन ऑफ दीज। इस टाइप का कि मतलब मैं तुम्हें ये फॉर्म लीज पे तब दूंगा जब जो है वो 1 घंटे में 100 माइल ट्रेवल कर लेगा। इस टाइप का लीज चलेगा? नहीं, वॉइड होगा, वॉइड हो जाएगा, है ना। ये तो ये ऐसा कंडीशन है जो फुलफिल ही नहीं होने वाला, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ऐसे कंडीशन है ये, है ना। 1 घंटा में कोई 100 माइल कैसे ट्रेवल कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं, वही तो कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए वो वॉइड हो जाएगा। विच इज नॉट कवर्ड बाय टर्म। अच्छा, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता है, गिफ्ट, एक्सचेंज, फैमिली सेटलमेंट, लीज, बताओ। फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, है ना,
बाकी 3 तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। इसका वेल अच्छा, डज नॉट इंक्लूड, सेम चीज है, सेल, लीज, वेल गिफ्ट, विल विल, है ना। विल को गवर्न टीपी एक्ट नहीं करता है। अच्छा, ये फिर से सेक्शन 10 आ गया, वो कंडीशन वाला। अ कंडीशन नॉट टू सेल आउटसाइड द फैमिली, कंडीशन नॉट टू, ये बोल रहा है कौन सा जो है इनवैलिड है, ठीक है। कौन सा कंडीशन, जैसे हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ट्रांसफर में कौन सा कंडीशन ऐसा है जो कि इनवैलिड है। तो एक कंडीशन ये है कि फैमिली के बाहर नहीं जमीन बेचना है ना, या ट्रांसफर नहीं करना है। दूसरा बोल रहा है कि नॉट टू सेल टू अ पर्सन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, मतलब हमारा जो कम्युनिटी है उसी के अंदर तुम्हारे को बेचना है, दूसरे किसी और को नहीं बेच सकते। नॉट टू सेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफेरी, द ट्रांसफेरी जो है अपने लाइफ टाइम तक जो है उसको नहीं बेच सकता। तीसरा चौथा है कि कंडीशन इन द लीज के अंतर्गत वो कंडीशन है कि लेसी शैल नॉट सबलेट हिज इंटरेस्ट टू एनीवन, मतलब जैसे हम किराएदार को कहते हैं ना कि आप जो है किराएदार नहीं रख सकते, तो हम किसी को किराएदार बनाए और वो फिर से आगे जाके किराएदार एक रख लिया उसी जमीन पे, तो ऐसा हम लोग किराए के में जो है ऐसा नहीं हम लोग करते। तो लीज में ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो इसमें कौन सा इनवैलिड है? ये तो लग रहा है दी एक कंडीशन नॉट टू सेल आउटसाइड द फैमिली। ऐसा थोड़ी है कि आउटसाइड द फैमिली को सेल नहीं कर सकता है। अच्छा, प्रीएम्पशन राइट क्या होता है? प्रीएम्पशन राइट याद है? इसमें वो था ना कि पहले अपने फैमिली मेंबर को पूछो, अगर वो लेते हैं उसके बाद आप आउटसाइडर को सेल कर हाँ, सकते हो। उसको पूछने के लिए बोला जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि नॉट टू सेल आउटसाइड द फैमिली। हाँ, तो वो उसी टाइप की बातें हो गई ना कि बाहर नहीं तुम बेच सकते, वही तो वो वैलिड है ना। हाँ ये भी वैलिड है। वैलिड है। हाँ, वैलिड है ना, क्या आप फैमिली से बाहर नहीं बेच सकते, पहले हमको बेचोगे, अच्छा ये अच्छा कंडीशन हाँ तो लगा ही सकते हैं। फिर हाँ ये हाँ कम्युनिटी से बाहर नहीं कम्युनिटी बेच डिफरेंट सकते, कम्युनिटी। है ना, ये भी चलेगा, है ना। दूसरे को हाँ किराएदार नहीं रख सकते, ये भी चलेगा। लेकिन ठीक ये है। ट्रांसफर कर दिए और बोलते हैं कि तुम अपने जीते जी इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ तुम उपयोग कर सकते हो, ये कंडीशन नहीं चलेगा, ये कंडीशन वॉइड होता है। ट्रांसफर इनवैलिड नहीं होता है, अगर कि इस कंडीशन के साथ अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर वैलिड है, बस ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन बस वॉइड हो जाएगा, यानी वो ट्रांसफर कर मतलब सकता है। अगर इस कंडीशन के साथ हम किसी को ट्रांसफर किए हैं तो अगला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा, वो भी किसी वो को कर ट्रांसफर सकता कर है ट्रांसफर। हाँ, ट्रांसफर कर सकता है। अगर केस करोगे तो बस सीधा सा ये इंस्टीट्यूट के अनुसार ही जो है केस खारिज हो जाएगा, कहने का मतलब उसके पक्ष में ही जाएगा, उसका ट्रांसफर वैलिड होगा। हम्म, अच्छा, ये बार बार आ रहा है, सेक्शन 12 जो है क्या है, नॉट एप्लीकेबल टू लीज है ना। अच्छा, विच आउटसाइड डज नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्शन, अच्छा ये भी सेम सवाल है, रिपीटेड है। प्रॉपर्टी ए पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, कोवेनेंट लीज डज नॉट अप्लाई टू, अच्छा ये 7 डी डी जनरेशन वाला डज नॉट हाँ डी डज डी नॉट हो बोल रहा जाएगा। है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वैलिड कंडीशनल ट्रांसफर, इसमें भी कंडीशन चेक करना है, ठीक है। इसमें ये वही बोल रहा है कि 1 यही घंटे है। में 100 माइल जो वैलिड नहीं है ना, तो यही हो जाएगा मेरे ख्याल से। है, वैलिड नहीं, कंडीशन बोल रहा है ना। अच्छा वैलिड कंडीशन, सॉरी ये इनवैलिड है, ओके। ए ट्रांसफर करता है 500 रुपया बी को इस कंडीशन पे कि वो सी का मर्डर सी का करेगा, मर्डर कर दे। ये भी इनवैलिड हो गया, है ना। वो सी का मर्डर कर दे। हाँ, ये पैसे दे रहा है कि उसका भतीजा जो है वो भतीजे को कि जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ देगी, भाई ये भी इनवैलिड हो गया, हस्बैंड को छोड़ने के लिए पैसा दे रही है,
दे रहा है ये। हम्म, फिर ये बोल रहा है कि ट्रांसफर कर रहा है इस कंडीशन पे कि वो एग्जीक्यूट करेगा सर्टेन लीज विद इन 3 months आफ्टर एक के डेथ के बाद, है ना, ये ठीक है। एक का डेथ जो है ना ये सर्टेन हाँ इवेंट हाँ हाँ नहीं होता ना, तो फिर ये भी इनवैलिड हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये सर्टेन इवेंट है और क्योंकि ये सर्टेन इवेंट है तो उसके बाद 3 महीना भी सर्टेन है कि उसके हाँ 3 महीने के बाद जो है वो लीज एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो है वैलिड कंडीशन हो गया, डी हो गया, ठीक है। हम्म, नेक्स्ट है, अच्छा ये फिर से वही आ गया है, ये लीज कैसा होगा, वॉइड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, ये सवाल देखो क्या है। ए जो है एक हिंदू है जो अपने पिताजी से अलग है, ठीक है। ए अपने पिताजी बी से अलग है, बी बी से जो है अलग। पिताजी है, ठीक है, ए बेटा है, ठीक है। तो अब बेटा जो है सी को सेल करता है, ठीक है। 3 हाउसेज एक्स वाई जेड, 3 हाउस है, बेटा जो है सी को ट्रांसफर कर देता है 3 घर, रिप्रेजेंटिंग दैट ए वाज ऑथोराइज्ड टू ट्रांसफर द सेम। वो ए ने क्या, बेटे ने क्या दिखाया कि इस ट्रांसफर करने के लिए ना मेरे पास ऑथराइजेशन है, ठीक है। वाई however does not belong to A, यहाँ पे क्या है कि y जो है ना A को बिलोंग भी नहीं करता है, A जो है y को बिलोंग नहीं करता है, it having been retained by A on partition। ये जब By B पार्टीशन on जब हुआ partition. था तब B ने ना उसको रिटेन कर लिया था, अपने पास रख लिया था, having been retained by B, ठीक है, on partition। बट ऑन बी डाइंग, मतलब बी जब मर जाता है, जैसे उसके पिताजी जब मर जाते हैं तो क्या होता है कि ए एज हायर ऑब्टेन्स वाई, है ना, वाई को जो है द वाई वाली प्रॉपर्टी उसको मिल Y जो जाती है है। A को मिल जाता है। हाँ, तो यहाँ पे कैन सी फाइल अ सूट रिक्वायरिंग ए टू डिलीवर वाई टू हिम, क्योंकि जिस समय ट्रांसफर हाँ किया था उस समय तो वाई जो है ए को बिलोंग नहीं करता था, उसके पिताजी को भी हाँ जो है वो रिटेन कर लिए थे पार्टीशन पे, तो जब वो मर गए तब ए को मिल गया। तो क्या सी जो है केस फाइल कर सकता है कि चूंकि अब वो प्रॉपर्टी तुमने ट्रांसफर किया था तब, और वो प्रॉपर्टी अब तुम्हारे को मिल चुकी है, तो अब मेरे को दे दो, है ना, ऐसा कर सकता है क्या। यस, इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल सब्सिस्ट, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से खत्म ना हुआ हो तो, क्योंकि वाई वाली प्रॉपर्टी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ही चीज हो गया ना, क्योंकि उसको बिलोंग करता नहीं था, ठीक है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी इनफोर्सिएबल है तो जो है उसको डिलीवर कर सकता है। दूसरा है कि ए जो है ऑथराइज ऑनर था वाई का एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट टू सेल विथ सी, with तो आप C. बोल रहा है कि तभी कर सकता है जब ए हैज नॉट लीज आउट द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का जो है को लीज में नहीं दिया हुआ है तो, या नन ऑफ दीज। क्या होगा, मेरे ख्याल से ए होना चाहिए 2727। ठीक है, ये क्लियर हुआ। I think B होगा क्या, आंसर क्या है इसका दी? ए A है। हाँ, वो देखो जब ट्रांसफर किया था तो उसको बिलोंग नहीं इस टाइम करता तो था, A ठीक है। Y का ओनर नहीं था। हाँ, वाई का ऑनर नहीं था,
लेकिन क्या है कि बी ने जो है वो पार्टीशन के होने पर वो रिटेन कर लिया था, तो लेकिन बी के मरने के बाद वो जो है ए को मिल गया, चूंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी इनफोर्सिएबल है तो सी बोल सकता है उसको कि चूंकि तुमने मेरे को ट्रांसफर किया था, अब कॉन्ट्रैक्ट अभी भी इनफोर्सिएबल है, तो तुम्हारे को चूंकि वो प्रॉपर्टी मिल चुकी है तो मेरे को दे दो, है ना, अब मेरा उसमें राइट बनता है। तो ये वही है, कॉन्ट्रैक्ट अगर इनफोर्सिएबल है तो उसको वो सू कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इनवैलिड, कंडीशन देखना है कौन सा इनवैलिड है। सेल आउटसाइड द प्रॉपर्टी, ट्रांसफेरर के लाइफ टाइम में सेल, अच्छा वहाँ पे देखो ट्रांसफेरी था ना, यहाँ पे ट्रांसफेरर लिखा है कि ट्रांसफेरर के लाइफ टाइम में सेल नहीं कर सकते। अच्छा थोड़ा सा अंतर है, इसको देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि दूसरे रिलीजन को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये तो चलेगा, आउटसाइड फैमिली के नहीं कर सकते ये भी चलेगा, और रेस्ट्रेन कर रहा है कि दोबारा जो है किराएदार फिर तुम नहीं रख सकते, ये भी चलेगा। लेटिंग ऑफ लीज प्रॉपर्टी, हाँ लीज प्रॉपर्टी का फिर से सबलेटिंग तो होता ही है ना, होता ही है, और उसको रेस्ट्रेन भी कर सकते हैं, मतलब डीड में जैसा लिखा है, जैसे घर के किराएदार के लिए ये मतलब या लिखा हुआ है तो, और नहीं भी लिखा है तो उसको हम यही मान के चलते हैं कि किराएदार फिर से दूसरा किराएदार नहीं रख सकता घर के मामलों में, है ना, तो यही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफेरी था तो ट्रांसफेरर के केस में भी वही होगा, मतलब उसके लाइफ टाइम, ट्रांसफेरर या ट्रांसफेरी के लाइफ टाइम में सेल नहीं कर सकता, ऐसा कंडीशन नहीं चलेगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस पेड, प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड, और ये इसको क्या कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉर्गेज। आहा ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है किसके बदले प्रॉपर्टी, में, पैसा के बदले में, सेल 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 सेल, सेल। तब वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज मॉर्गेज, इसका क्या मतलब होता है, मे बी कन्वर्टेड इनटू लीज, may be converted into will, cannot be converted into any other transaction, may be converted into gift। मॉर्गेज हमेशा मॉर्गेज होता है, इसका क्या मतलब है, मॉर्गेज हमेशा मॉर्गेज है, यानी मॉर्गेज हमेशा मॉर्गेज ही रहेगा, कोई दूसरा चीज हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है लीज हो जाएगा, ये बोलता है विल हो जाएगा, ये बोलता है गिफ्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है, कुछ नहीं हो सकता, जो मॉर्गेज है तो मॉर्गेज ही रहेगा, ये बोल रहा है। कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर ट्रांजैक्शन, मॉर्गेज है तो मॉर्गेज ही रहेगा, वो कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे असल पैसे के लिए कोई देखो कोई मुश्किल में पड़ता है तभी चीज़ों को मॉर्गेज में रखता है ना, तो यहाँ पे उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है राइट ऑफ रिडेम्पशन को जो है ना एब्सोल्यूट राइट माना गया है, कि उसका एब्सोल्यूट किसी भी तरह से अगर वो पैसे लौटा दिया तो भाई लौटा दो उसको जमीन, मतलब ये रहता है कोर्ट का इंटरेस्ट। राइट ऑफ रिडेम्पशन अराइज इन केस ऑफ मॉर्गेज, is defined as a security for repayment of a loan, है ना, लोन को रिपेमेंट करने के लिए एक सिक्योरिटी के रूप में किसको माना जाता है, मॉर्गेज। मॉर्गेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर इज वैलिड, अनरजिस्टर्ड यूसुफैक्ट्री मॉर्गेज है, ठीक है, 99 रुपये का है ना, 99 रुपये का है तब तो अनरजिस्टर्ड चलेगा, हाँ चलेगा, हाँ 99 रुपये लेकिन नहीं चलेगा, अनरजिस्टर्ड गिफ्ट है, अच्छा ये नहीं चलेगा, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ इमूवेबल ये नहीं प्रॉपर्टी चलेगा। है तो वो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए,
है ना। तो ये हो सकता था, ये नहीं हो सकता। अब क्या है, लीज। लीज क्या है, ये ईयर टू ईयर है। तो ईयर ईयर टू टू ईयर ईयर। के लिए क्या था, रजिस्टर्ड होना जरूरी था, ओरल नहीं चलेगा, है ना। तो ये भी गड़बड़ है। और डेफ का जो है वो डेफ का ओरल असाइनमेंट। असाइनमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, ये एक्सनेबल क्लेम की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्सनेबल क्लेम भी ऑरल तो नहीं चलेगा, है ना। उसका उसका डीड बन, उसको हाँ। रजिस्टर्ड करना। अच्छा, एक्सनेबल क्लेम कैसे ट्रांसफर हो सकता है, याद है, इसका जो है हम बाय deed- रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। हाँ, रजिस्टर्ड नहीं, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हाँ, ओरल नहीं चलेगा, रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो वैलिड यही वाला है, ठीक है। इन विच केस ईच पार्टी वारंट्स द जेन्युइननेस ऑफ मनी, है ना। जेन्युइननेस ऑफ मनी का क्या है, लीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर बाय वन को ऑनर, एक्सचेंज ऑफ मनी, है ना। ये सेक्शन 121 में देखो दिया हुआ है। जब हम लोग एक्सचेंज पढ़ते हैं ना, एक्सचेंज कहाँ से कहाँ है आपका, वो है ना 118 से 122, नहीं 121 तक है, 122 से फिर गिफ्ट शुरू है। 122 में तो गिफ्ट हो गया। हाँ, डी तो होना चाहिए। ये जो है ये होना चाहिए ना, एक्सचेंज ऑफ मनी है ना ये। जेन्युइननेस ऑफ द मनी। वो जेन्युइन मनी है, जेन मतलब कि अब देखो देखो जो होना। 500 या आउटडेटेड हो गया, वो वाला 500 या देंगे तो क्या होगा, जेन्युइन होगा, नहीं होगा। या नकली है तो जेन्युइन होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो वो एक्सचेंज ऑफ मनी में आता है, ठीक है। मनी एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें जेन्युइन, तो मनी तो जेन्युइन तो होना चाहिए ना। हाँ तो वही लिखा हाँ है। हाँ। अच्छा, मॉर्गेज लीज के बारे में लिखा है, ऐसा लीज जिसको कि मॉर्गेज किया हुआ है, ठीक है। तो ये लीज को मॉर्गेज किया हुआ है। लीज दिए और उसको फिर मॉर्गेज किए, ठीक है। तो वही है कैसे दी? मॉर्गेज। जैसे कि हम 99 साल के लिए जो है लिए थे लीज पे, ठीक है। उसको बंधकी रख के हम किसी से कुछ पैसे जो है उधार लिए, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ऐसा। हाँ, मॉर्गेज लीज होता है। मॉर्गेज ऑब्टेन्स अ रिन्यूअल ऑफ लीज। अच्छा, मॉर्गेजी सॉरी, अब जो है मॉर्गेज कर दिया तो राइट तो सारे उस लीज का राइट जो मेरे पास था, अब तो मॉर्गेजी के पास चला गया। तो वो मॉर्गेजी जो है वो लीज का रिन्यूअल किया, ठीक है। तो मॉर्गेजर अपॉन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे क्या होगा, मतलब shall not have the benefit of new lease, है ना। अब जब हम उसको पे कर दिए पैसा, है ना, पैसा जब पे कर दिए तो क्या जो नया लीज, ये जो मॉर्गेजी जो नया लीज बनाया, उस नया लीज का उसको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये समझ में मिलेगा। मिलना चाहिए, है ना। वो जब जब उसने पैसे पे कर दिए तो जो अभी का करंट लीज डीड है उसी पे ना काम होगा, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि सेल नॉट, ये तो नहीं नॉट होगा, हैव। यहाँ पे बोल रहा है मिलेगा, है ना, ये वाला हो जाएगा। न्यू लीज का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये बोल रहा है प्रीवियस लीज, तो प्रीवियस लीज तो नहीं होगा, न्यू लीज का उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मॉर्गेजर जो है वो कैन मेक लीज ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, है ना। ये तो यहाँ पे फिर हो ही गया ना, हाँ, कर सकता है। एब्सोल्युटली यस। Absolutely yes. अच्छा, ये तो नहीं है सर्टेन कंडीशन, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, यही है, ठीक है, कर यही सकता है। है। हाँ, कर सकता है अगर उसमें कंडीशन है तो, ठीक है, कुछ कंडीशन है तो तो देखो जो कंडीशन लिखा है उसके अनुसार तो काम करने ही पड़ेगा।
यही है, ठीक है। हम्म, अच्छा, सब्रोगेशन, सब्रोगेशन किससे कनेक्टेड है? सब्रोगेशन किस सेक्शन में है याद है? ये नहीं याद है। 92। ये मॉर्गेज को लेकर के होता है, ठीक है। मॉर्गेज ही कहाँ से कहाँ तक है मॉर्गेज? लीज कहाँ से शुरू है? 105 से, है ना। तो 104 तक, मतलब 58 से लेके 104 तक आपका जो है वो मॉर्गेज है, ठीक है। और 92 उसी में आता है। तो सब्रोगेशन जो है ना मॉर्गेज से रिलेटेड है। वो उसी में वही होता है ना कि बंधकी रख देते हैं और वो बंधकी छुड़ाने के काबिल नहीं रहते हैं, तो फिर उसके जगह पे कोई सब्रोगेट कर जाता है, मतलब कि उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, हम उसका जो बंधकी वाला पैसा है उसको चुका लेता है और उसके ज़मीन को छुड़ा करके फिर उसके बाद उसको सेल वगैरह कर करके मतलब उसका जो पैसा बनता है वो ले लेता है, बाकी एक्स्ट्रा पैसा जो है उसको दे देता है। तो वहाँ जो है ऑक्शन सब्रोगेट, टाइप का। नहीं ऑक्शन नहीं, सिंपली पे। अब जैसे कि वो चुका नहीं पा रहा है, देखो हमने हमने किसी अपना जमीन बंधकी रखा इसको समझने के लिए दी वो कह सकते हैं कि वो है सिंपली। अब ऑक्शन सेल नहीं, मतलब जैसा भी सेल करता है, ठीक है, हम्म, जैसे भी करे, या फिर वो नहीं हो पाता है तो कोर्ट के थ्रू भी नीलामी वगैरह होता है ना। तो हाँ जब तो वही तो ऑक्शन सेल तो वही हुआ ना। कोर्ट का ऑप्शन आएगा तब ना, अगर कोई व्यक्ति ये कोई व्यक्ति ही उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं कि कौन कौन सब्रोगेट कर सकता है। जनरली जैसे कि मैंने बंधकी रखा अपना जमीन और मैं इनकेपेबल हो गई, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं मॉर्गेज छुड़ाने के लिए, तो तुम जो है आगे बढ़ के आई कि ठीक है तुम्हारा जमीन हम छुड़ा देते हैं, और तुमने जो है हम जिससे बंधकी लिए थे उसको पैसे दे दी। तो पैसे दे दी तो ठीक है, तुमने तो दे दिए और दे करके जमीन छुड़ा लिया, लेकिन तुम्हारे को तो पैसे चाहिए ना। तो तुम क्या करोगी, उस प्रॉपर्टी हाँ को जो है सेल करोगी और सेल करके जो है जो पैसा तुम्हारा बनेगा वो तुम ले लोगी और बाकी पैसे जो है हम ले लेंगे। तो उसमें और भी बहुत सारे चीज़ें आती है, केस मुकदमा वगैरह सब चीज़ आता है, सारे राइट उसको मिलते हैं। तो वही कहने का मतलब ये सिंपल वाला है कि एक उदाहरण दिया कि वो सब्रोगेट किया, तो एक पर्सन सब्रोगेट किया तो सेल किया, जैसे व्यक्ति सेल करता है वैसे सेल करेगा, ओके। तो ये मॉर्गेज से संबंधित। सब्रोगेशन। हाँ, सब्रोगेशन कौन से सेक्शन में? 92। 92। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये कोई केस लॉ की बात कर रहा है। गोपाल वर्सेस पारसोटम, क्या है? परसोटम, क्या लिखा है? बहुत सारा केस है। हाँ, 3-4 इसी में एरिया लगता है एक ही बार में। चारों केस एक ही चीज से रिलेटेड होगा। ऐसा है एक साथ तो ऑप्शन डालना छूट गया है जी। 5 5 6 नहीं ऑप्शन ऐसा तो नहीं है, देखिए ऑप्शन वही नीचे दिया है ना, चारों केसेस जो है कौन से चीज। अच्छा नहीं, मिलान करने ये वाला हो सकता है होगा। मिलान करने वाला नहीं है ये, चारों एक ही से कनेक्टेड है, इसीलिए पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर। चारों केस एक आर ही से रिलेटेड टू विच कनेक्टेड है, ऑफ सी फॉलोइंग मॉर्गेज से है, सब्जेक्ट, एक ही मॉर्गेज से, मॉर्गेज। ठीक है, सारे केस मॉर्गेज के ही हैं। अच्छा, इन लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या ट्रांसफर किया जाता है? इंजॉयमेंट का राइट, इंटरेस्ट, मेसने प्रॉफिट, ऑल ऑफ द एबव। सब। मिसने प्रॉफिट में क्या आएगा दे? प्रॉफिट हुआ कि कोई 5 मंजिला मकान है, उस पे जो तुम्हारा मकान है, ठीक है, उसमें रेंट पे सब लगा हुआ है, उससे इनकम तुम्हारे को आ रहा है, ठीक है, और उसको हम ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए, ठीक है। तो उस कब्जा कर लिए तो जो है अब जो पैसे जो है मेरे को जो वो वो इनकम अब मैं लेने लग गई,
ठीक है। हम्म जब ठीक है, कल को जा करके तुम जो है कब्जा तुमने प्राप्त कर लिया, तो वो जो जितने देर के लिए पैसा मैंने लिया था उसको तुम क्लेम करोगी ना कि मेरा पैसा इसने लिया हुआ है, तो वही है मेसने प्रॉफिट। ठीक है, तो वो जो है ना इलीगल पैसा होता है, मतलब मेरे लिए तो वो इलीगल पैसा हो गया ना, उसी को तुम क्लेम कर रही हो क्योंकि वो पैसा तुम्हारा है। आंसर दी इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा ना? सॉरी 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 सॉरी, ये इंजॉयमेंट का राइट है। लीज जो है ना इंजॉयमेंट का राइट। इमूवेबल प्रॉपर्टी। लीज में क्या अच्छा दी, ट्रांसफर, इंटरेस्ट क्या बोलो? इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है? किसी भी टाइप का हो सकता है ना, मॉर्गेज टाइप वाला भी तो इंटरेस्ट हो सकता है ना। इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा इंटरेस्ट कोई में? भी ये इंजॉयमेंट का इंटरेस्ट हो सकता है, ऑनरशिप का इंटरेस्ट हो सकता है। ये इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं है कि एब्सोल्यूट है, पार्शियल है, या पार्शियल भी है तो कौन सा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट राइट ही समझो ना। इसमें है कि यहाँ डिफाइंड है कि इंजॉय करने का राइट, यहाँ पे रहता है कि इंजॉयमेंटरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, तो फिर ये हो जाता है ना। किसी ढंग का इंटरेस्ट या किसी ढंग का इंजॉय करने का राइट, एक ही बात हुआ। अगर इंजॉय रहता ना कि इंजॉय करने का इंटरेस्ट, तो दोनों एक ही बात हो जाता है। ठीक है, इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है कि कैसा इंटरेस्ट। इसका मतलब तो हो गया कि कोई भी इंटरेस्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा ना कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये डिफाइंड है कि लीज में जो है इंजॉय का ही राइट होता है। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें इफ्लक्स टाइम का मतलब? इफ्लक्स टाइम नहीं समझे, कहाँ क्या बोल रही हो? अब इसका ऑप्शन है ना 561 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ये इफ्लक्स ऑफ टाइम। of the following condition lease can be determined, टर्मिनेटेड can be terminated. Okay. अपना अजीब अजीब कर देता है। समय का प्रवाह, समय का प्रवाह। ठीक है, देखते हैं ये किस कंडीशन में लीज को खत्म किया जा सकता है। ऑन टर्मिनेशन ऑफ लेसर इंटरेस्ट और पावर, लेसर का मन हुआ तब। ऑन मर्जर, ऑल ऑफ द एबव। ये समझ में ना आ रहा हमको। डी, इसका डी आंसर है। हाँ, लीज को कहाँ डिफाइन किया गया है? फटाफट, अब सारे क्वेश्चन में 105। ये कौन सा सेक्शन लीज को डील करता है? 105 से तो 105 से कहाँ तक? 19 17 कौन सा है? ये दोनों में हम भी कंफ्यूज है। 17 तक है। 18 से फिर 21 वो है ना आपका एक्सचेंज है ना। फिर 22 से गिफ्ट हो गया 29 तक। और फिर 30 से जो है एक्शनेबल क्लेम हो गया 37 तक एक्शनेबल क्लेम। से वही है। लीज कहाँ है तो 105। नेक्स्ट, अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, अच्छा अमेंडमेंट हुआ था 2000 में। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। ये देखो दूसरी, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। ये कौन सा है? 2002 लिखा है। 2002 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा सेक्शन? 100वां।
106 था शायद। ठीक है, ये ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, 106 में अमेंडमेंट हुआ था 2000 में। ठीक है, वो बेयर एक्ट में देख लेंगे कि 106 में आखिर सेम सवाल। क्या हुआ था। One of the following section of the transfer of property that ये भी 106 ही है। ये ना पूरा का पूरा ही मॉडिफाई हुआ था। ये जो घेरा हुआ है ना, पूरा का पूरा सेक्शन ही घेरा हुआ है। ठीक है, मतलब पूरा ही, जैसे होता है कि कुछ पार्ट थोड़ा सा कुछ शब्द में चेंज हुआ, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा ही ब्रैकेट के अंदर अंतर्गत है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके इस सेक्शन के पूरे लाइन को ही अमेंड किया गया था। अब पता नहीं फुल्ली, हाँ मतलब पहले कुछ और पूरे था। सेक्शन को ही अमेंड हुआ। हाँ, पूरे सेक्शन को ही, जैसे कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया होगा जो कि पूरे में ब्रैकेट है। ठीक है, नया सेक्शन तो नहीं है, नया सेक्शन रहता तो ए बी करके होता है ना। 106 था पहले से भी, लेकिन उसमें फुल्ली चेंज हुआ है इस वजह से। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी कहाँ पे है? लेसर और लेसी का राइट एंड लायबिलिटीज कहाँ पे है, किस सेक्शन में? 108। 108 सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज ये कहाँ पे है? डी। हाँ, 111 में। इनकी बेयर एक्ट लगता है निकाली हुई है। अंदाजे से बोल रहा है। ठीक है, ये खैर कोई बात नहीं। ये याद हुआ 105 में लीज लग है। रहा है 105 में लीज है। ठीक है, 106 में क्या है? हाँ। वो जो है बोला गया ना कि ईयर टू ईयर चलेगा और मंथ टू मंथ चलेगा। अच्छा अच्छा, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरर वो हाँ, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल पर्पस से किया जाए तो हाँ, नोटिस वगैरह की बात, तो वो सारी चीज 106 में है। 107 में क्या है? लीज इफेक्ट में कैसे आएगा। ठीक है, 108 में क्या है? राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी है। ठीक है, और 111 में क्या है आपका? भूल गए, देखो अभी तो बता। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है कम से कम उतना को याद रखते हैं। इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर ऑफ लीज ये कहाँ पे है? 169 का सी, 116 में है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर अ लीज ऑफ लीज, ये सब हम लोग पढ़े नहीं है, पता नहीं जो भी हो, तब सारे क्या section है पढ़ाए बताइए। हैं। अच्छा, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग, कुछ आइडिया? तब अब लीज को होल्ड करके रखने के लिए क्या इफेक्ट होगा उसका? शायद, क्वेश्चन तो ऐसा ही बोल रहा है। थोड़ी आगे बढ़िए पूजा जी। अच्छा, ये बोल रहा है, हाँ ये सर पढ़ाए थे, थोड़ा सा बताए थे कि मतलब आपका लीज जो है खत्म हो गया है। अब खत्म होने के बाद जो है ना, जो रेंट है वो हम आपको देने के लिए गए और आप ले लिए, इसका क्या मतलब हो गया? रिन्यूअल नहीं हो गया, इम्प्लॉयड रिन्यूअल। तो ये वही है। ठीक है, हाँ, कि फिर से अगर आप ले लिए तो इसका मतलब है कि वो वाली प्रॉपर्टी आप फिर से मुझे ही लीज पे दिए हो। हाँ, फिर से दिए हो कि नहीं, तो आप बोलते हैं कि नहीं निकलो, हम जो है नहीं रखेंगे। हाँ, तो फिर हाँ, तो वो खत्म हो जाता फिर वहां से। सिर्फ पैसे नहीं लेते तो हो जाता। ये फिर से वही क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। ठीक है, ये हो जाएगा 1610। हाँ, कौन किसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है? ईयर टू ईयर, या एक मंथ के लिए है, या फिर ईयरली रेंट पे है? बी। लीज ऑन 1 ईयर।
1 ईयर के लिए होगा तब तो हाँ। फिर रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा ना। नहीं, ईयरली रेंट। अरे नहीं, ये तीनों ही कंडीशन में नॉन ऑफ दिस होगा। हाँ। एक साल से, इसीलिए तो रेंट 11 महीने का किया जाता है, क्योंकि एक साल या एक साल One- से ज्यादा जाओगे। 1 मंथ होगा ना पूजा दी, शायद मंथ वाला है ना। हाँ, मंथ टू मंथ वन होगा ना। सेक्शन 107 का एक पारा, एक नंबर का पारा बता रहा है ना। सेकेंड फर्स्ट वाला में तो ये सारे आ जाते हैं, फर्स्ट पारा में। अच्छा, हाँ, नॉट कंपल्सरी। हाँ हाँ, वही हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाले में जो 3 दिया हुआ है वो है। हाँ, ये वो है, फर्स्ट पैराग्राफ वाला है। तो हम्म। इसमें तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, हम्म। है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लीज में क्या ट्रांसफर होता है, फिर से वही क्वेश्चन है। राइट टू एंजॉयमेंट। ट्रांसफर होता है इंजॉय करने का राइट। हम्म। लीज टर्मिनेट कर सकता है, कैसे टर्मिनेट होगा? मर्जर, फॉरफेचर, हाँ, फॉरफीचर, सरेंडर, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ देम। और फॉर फ्यूचर का मतलब दी? ये फॉर कब्जा, फ्यूचर का 573 सारा ही होता है। 5 क्या होता है पूजा दी फॉरफीचर? देखना पड़ेगा, मुझे भी ध्यान नहीं है। ये क्योंकि सरेंडर तो अभी पढ़े हैं, मर्जर तो वो तो हो उसको गया। देख लेंगे। मर्जर तो ये हो गया कि जो है ना मॉर्गेज, ये जो लेसी है वो जो है उसको खरीद ही लिया, है ना, उस हाँ, प्रॉपर्टी मर्जर मतलब वो मिल गया। हाँ, उसी में एक हाँ। सरेंडर हो गया कि वो वाला भी हम लोग देखे थे कि नया लीज जो बनाया तो पुराने का सरेंडर हो गया। ठीक है, इम्प्लाइड सरेंडर। और एक फॉरफेचर है, बाय फॉरफेचर दैट टू से इन केस लेसी ब्रेक्स एंड, अच्छा वो कब्जा है, कब्जा अगर वो कोई टर्म वगैरह को वायलेट करता है ना। तो री एंट्री जो लेगा उसका। हाँ, नहीं, कब्जा कर लेगा, मतलब री एंट्री मतलब वही कब्जा ही हुआ ना। अच्छा, हाँ, वो तो लेसर ना हाँ, लेसर ही करेगा। घुसेगा। हाँ, लीज समाप्त और होगा। टर्मिनेट कर रहा है ना, तो टर्मिनेट तो उसके आने पे होगा ना। हाँ, लेसर का कब्जा हो लेजर के, जाएगा उस पे, लेसर के, तभी ना खत्म होगा। लेसर दी के ही एंट्री पर। मर्जर का मतलब यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी को मैंने लीज पे लिया है उस प्रॉपर्टी को अगर मैं खरीद लूँ पूरा, हाँ, तो वो लीज से मर्ज हो जाएगा, हाँ, वो लीज खत्म हो एब्सोल्यूट जाएगा, ओनर तो हो जाएगा। तुम्हारे पास हो ऑनरशिप ही आ गया ना। हाँ, तो यहाँ ओनरशिप आ जाएगा। पे हाँ। क्या लेसी ही हम्म। जो यहाँ पे लेसी जो है वो बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा, तो उस केस में हम्म। लीज टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे है कि टर्म्स वगैरह अगर वायलेट करता है और कई सारे कंडीशंस हैं, समझ गए। तो वो री एंट्री कर Next. लेगा उस ढंग से, सरेंडर। Next. विच टाइप D. ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल? अच्छा, 105 में क्या है? 105 क्या बोलता है, ये भी सेम। A लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए लीज विच इज साइलेंट रिगार्डिंग ड्यूरेशन, सेक्शन पूरा याद की है पिंकी एकदम। लेकिन पोजेशन को लेसी ले लेता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है लेकिन लेसी को पोजेशन मिल जाता है तो क्या वैसा लीज कैसा कहलाता है, किस टाइप का कहलाता है? टेनेंसी एट विल था शायद। विल। सफरेंस में क्या था? सफरेंस था, सफरेंस है, मैंने, सफरेंस। अरे नहीं, विल ही था, ये सही है। अरे पोजेशन अच्छा, मिल विल गया, था। पोजेशन मिल गया तो क्या हो गया, अब दोनों की इच्छा हो गई कि किसी के भी इच्छा से वो लीज को टर्मिनेट किया जा सकता है।
हम ऐसे पूछे सफरेंस में क्या होता है। सफरेंस में भी अभी पढ़ा है ना पूजा दी, आप सफरेंस भी पढ़ाए थे। हाँ, सफरेंस में क्या था, वही तो वही उसका जो रिलेट करता था आपका इससे ना, सफरेंस जो आप बोले थोड़ा सा अंतर है इसमें और हाँ, ट्रेसपासर तो की तरह, मतलब ट्रेस पासर की तरह, हाँ हाँ दोनों अंतर लीज खत्म एक हो बार और गया बता है, दीजिए तो इसको। लीज खत्म सफरेंस हो गया है और वो निकल नहीं रहा है लेसी, तो उसको ये एक फॉर फीचर की तरह ही हो ना। उसको जो है ट्रेसपासर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये बोला गया था। जैसे ट्रेसपासर क्या होता है, कुंडली मार के बैठ गया, निकल ही नहीं रहा है ना, अनलॉफुल पोजीशन में है, तो उसको भी अनलॉफुल पोजीशन में माना जाएगा, ठीक है। तो वो ये नहीं बोल सकता हम तो जो है लॉफुल्ली घुसे थे। अरे भाई, लॉफुल्ली घुसे तो थे, लेकिन अभी जो रह रहे हो वो अनलॉफुल रह रहे हो। ये चीज एक्चुअल होता है, बहुत में हम देखे हैं कि कोई रेंट है, वो रेंटर कुछ दिन से रह रहा है और उस रेंट को छोड़ता ही नहीं है। रेंटर मतलब कि उसको निकालना चाहता तब पर वो नहीं निकलता, वो कब्जा एक तरह से कर लेता है हाँ, बहुत दिन तक। ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ इंजॉयमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस, ये क्या कहलाएगा, लीज कहलाएगा। 105 क्या कहता है, लीज इज ए ट्रांसफर Immovable properties transfer to enjoy consideration। है ना, ये तो जस्ट बेयर एक्ट है। 105 लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर ऑफ, अच्छा ठीक है, ये है। ये तो खैर है ही, ये क्यों नहीं है, ये देखिए क्या हाँ। लिखा है, फॉर सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस, ये तो मॉर्गेज हो गया, नहीं हो गया, हाँ मॉर्गेज हो गया। सिक्योर ऑफ पेमेंट मनी, ये क्या हो गया, ओनरशिप कंसिडरेशन सेल हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी फॉर एंट्री विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट गिफ्ट हो गया, ठीक है। चलिए, सारा का परिभाषा याद हो गया है ना, रिवीजन। दर एक एक लाइन का है, अच्छा है। लीज कैसा हो सकता है, सर्टेन पीरियड, परपेचुइटी, नन ऑफ द एबव, और या फिर एक और दो, दोनों ही हो सकते हैं। सर्टेन पीरियड परपेचुइटी। लीज कैसा हो सकता है, लिमिटेड पीरियड, परपेचुइटी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑल द अबव। सब हो सकता है। इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट, अच्छा इसेंशियल एलिमेंट कौन सा नहीं है, हाँ, पार्टी, प्रॉपर्टी, पार्शियल ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर, डी होगा। कंप्लीट ट्रांसफर है ना, कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं है। अच्छा, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर सर्टेन टाइम इज अग्रीमेंट टू सी नहीं, लीज हो जाएगा। इससे एंजॉयमेंट का बात आया। अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट द पीरियड विदिन द प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा ये 15 डेज है। कमेंस फ्रॉम, वो जो टाइम शुरू होता है नोटिस का, वो कब से शुरू होता है, 15 डेज डेट ऑफ इशू नोटिस, उसको जब नोटिस मिल जाता है तब से, या इशू होने से, या समन होने से, या फिर नोटिस के एक्सपायरी से 15 दिन, डी इशू नोटिस इशू होने से रिसिप्ट होना चाहिए। अरे सामने वाले को मिलने में मान लो 4 दिन का लेट हो गया, तो फिर 4 दिन खत्म हो जाएंगे ना, उसको जब से मिला है ना, जब से उसको पता चला है सामने वाले को, नोटिस तब से शुरू होता है, यानी उसको जब रिसिप्ट हो गया, यानी हाँ, जब उसको मिल गया सामने वाले को। एक मिनट
मैं देख लेती हूँ 583, हाँ ए ही है, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ अभी जैसे कि देखो, जैसे कि एबीए वगैरह में है ना कि एबीए जब एंटिसिपेटरी बेल जब ये होता है आपका, या फिर कहीं भी हाई कोर्ट ही कोई ऑर्डर दिया और वो इफेक्ट में तब आता है जब जैसे ऑर्डर होने में लिखाने में मान लीजिए 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं, ठीक है। तो वो सामने वाले कोर्ट में जब रिसीव हुआ ना उस दिन से समय शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि एबीए में जैसे कि ऑर्डर हुआ, उसमें ऑर्डर अक्सर रहता है कि 15 दिन के अंदर सरेंडर करो, तो 15 दिन का, अब जिस दिन ऑर्डर हुआ उस दिन से नहीं, जिस भी कोर्ट का वो ऑर्डर है, एबीए तो जो है हायर कोर्ट ग्रांट करता है, तो लोअर कोर्ट में जब वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है उस दिन से शुरू होता है 15 दिन। तो यहाँ भी नोटिस जो है जब वो सामने वाले को रिसीव हो जाएगा तब से शुरू होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे घपलेबाजी हो जाएगा कि हम तो भाई नोटिस तो हम जो है 10 तारीख को दे दिए थे और नोटिस को कहीं दबा देगा, ठीक है, उसको भिजवाने में कहीं कुछ घपलेबाजी करके उसको दबा देगा और उसको एक बैग पहुंच जाएगा, उसको नोटिस मिला भी नहीं है, वो यार तुम्हारा नोटिस पीरियड खत्म हुआ चलो निकलो, ये तो अन्याय हो जाएगा ना कि उसको बेचारे को तो पता ही नहीं है नोटिस के बारे में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा होता है ना पूजा दी कि मतलब हम ऑफर किए और जब तक जो है ऑफरर को नहीं मिल जाता है वो वाला सीन। हाँ हाँ उसमें भी कुछ था। इसका होगा 6 मंथ। हाँ ये 6 6 मंथ मंथ एग्रीकल्चर है इसलिए। यही दोनों का था ना 6 मंथ, ये दोनों से छोड़कर उसके बाद क्या था पूजा दी? एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरर में था 6 मंथ और अदर पर्पस था 15 दिन। 15 दिन। अच्छा यहाँ पे ये फिर वही बोल रहा है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अब्सेंस में जो है अदर देन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरर में जैसे कि मंथ टू मंथ है, टर्मिनेबल बाय 15 दिन का नोटिस। अच्छा ये तो वही बोल रहा है कब से शुरू होगा, ठीक है। इसमें भी तो वही हो जाएगा रिसिप्ट ऑफ नोटिस। इन द अब्सेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर्पस है तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग तो भाई 3 मंथ 6 मंथ ईयर टू ईयर। अरे नोटिस के बारे में नहीं पूछ रहा है, रेंट के बारे में पूछ रहा है। ईयर टू ईयर। अच्छा ये एग्रीकल्चर पर्पस से 6 मंथ तो क्या ईयर टू ईयर ही होगा? ईयर टू ईयर। दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, वो टर्मिनेशन का बताया गया है 6 मंथ और 15 दिन है ना। नहीं रे इसका क्वेश्चन देखे नहीं थे, बस आप बोले तो इसलिए बोल रहे। 106। अच्छा ये भी वही है नोट, यहाँ पे देखिए नोटिस पीरियड पूछ रहा है किसके लिए, तो ईयर टू ईयर के लिए 6 मंथ। ये ना सब एक ही टाइप का सवाल है। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पूछ रहा है फ्रॉम ईयर टू ईयर। यहाँ पे ए बी को लीज देता है, ठीक है, बी लेसी है, ठीक है। नोटिस टू क्विट प्रॉपर्टी लीज्ड, ठीक है, नोटिस दिया, नोटिस एक्सपायर कर गया और बी जो है पोजीशन में अभी भी है, तो ए जो है बी को फिर से सेकेंड नोटिस दिया कि खाली करो भाई। तो डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट नोटिस, दूसरा नोटिस दिया, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट नोटिस का त्याग कर दिया गया या फिर फर्स्ट और सेकेंड नोटिस दोनों जो है वैलिड है, या सेकेंड नोटिस को जो है फर्स्ट नोटिस का रिमाइंडर माना जाएगा, या सेकेंड नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है। रिमाइंडर माना जाएगा। आंसर तो कुछ और ही है, फर्स्ट नोटिस को वेव कर दिया गया है। फर्स्ट नोटिस को वेव कर दिया गया, वेव मतलब हटा दिया गया।
हाँ मतलब उसका त्याग कर दिया, मतलब वो अब खत्म हो गया, दूसरा नोटिस तभी दिया ना, ऐसा ये बोल रहा है। ऐसा हो सकता है कि हाँ फर्स्ट नोटिस ऐसा देने हो के बाद सकता है, हो सकता है ऐसा तो, कि अगर वैल्यू कहाँ रहा फिर फर्स्ट नोटिस का, उसका जैसे सेकंड नोटिस आया तो फर्स्ट का तो सब कुछ खत्म हो गया। हाँ वो वही बोल रहा है। ओके, विच ट्रांजेक्शन नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड। अच्छा, कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें कि प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जाता है? मॉर्गेज। मॉर्गेज में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है, यहाँ तो सेल भी हो जाता है कुछ मॉर्गेज में, कुछ में जो है लीज लीज इनकम और ये पोजेशन का इंटरेस्ट आ जाता है, सेल का इंटरेस्ट आ जाता है, कंडीशनल ओनरशिप लीज में। लीज होगा पुजारी। लीज में इंजॉयमेंट का नहीं जाता है, इंजॉयमेंट का इंटरेस्ट नहीं होता है, यूज एंड इंजॉयमेंट। तब तो लाइसेंस होगा। लाइसेंस में जैसे कि आपको किसी प्रॉपर्टी, जैसे आप दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, तो दुकान खोल रहे हैं तो आप लाइसेंस लेते हो ना किसी भी ये से, तो क्या उसका कोई इंटरेस्ट थोड़ी होता है आपके उस प्रॉपर्टी पे? कोई इंटरेस्ट बनता है क्या? नहीं नहीं, वो तो एक अधिकार दिया आपको, ऑथराइज्ड किया हाँ कि हाँ आपके पास ये राइट है हाँ, कि आप इसका भी कर सकते हैं। वही बोल रहा है कि तो लाइसेंस में क्या होता है, कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। हाँ है, हाँ अभी 10 फटाफट मिनट हो का जाएगा, टाइम हो है। जाएगा। मंथली लीज जो है कितना दिन में टर्मिनेट होगा? फटाफट कर दो, ठीक है। 15 डेज में नोटिस का एक्सपायरिंग। अच्छा, ये दी उसको आप बढ़िया एग्रीकल्चर, पढ़िए, क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझे हम। 92 वाला अरे ये मंथली लीज क्या बोल रहा है? एब्सेंस टर्मिनेट ऑफ अ कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट और ये तो है ही ना, कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉ एब्सेंस ऑफ के अब्सेंस में होता है। ये जो ये वाला जो कंडीशन है ना 106 का, वो कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉ के अब्सेंस में ही काम एब्सेंस में इफेक्ट में होता आता है है। ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो उसके हाँ अनुसार होगा, या फिर वहाँ पे जो लोकल लॉ मतलब हाँ जो है उसके अनुसार से होगा। कुछ भी नहीं गाइडेंस के लिए है तब ये वर्क करेगा, ये बोल रहा है। देन टिपियर। हाँ ये एग्रीकल्चर पर्पस से लीज कहाँ कब से कब होगा? ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर। सब वही सवाल है। मंथ टू मंथ है तो कब टर्मिनेट होगा नोटिस? 15 डेज नोटिस। फिर है एग्रीकल्चर पर्पस है तो ईयर टू ईयर। फिर हाँ ईयर टू ईयर है तो नोटिस क्या हो जाएगा? 6 मंथ बी। है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस है तो लीज ईयर टू ईयर। तो ये है टर्मिनेशन ऑफ लीज shall be in the रिटर्न नोटिस। sending agent telephonic intimate oral intimate ऑरल इंटीमेशन। रिटर्न नोटिस। रिटर्न नोटिस डी होगा। ऐसा क्या? ये क्या आंसर दिया है? आंसर ये आंसर टेलीफोनिक इंटीमेशन, टेलीफोनिक मतलब बाय फोन भी आप कर सकते हो नोटिस। शैल बी इन, आंसर एक ही होगा। तो रिटर्न नोटिस को तो देखो मना नहीं किया जा सकता, ये तो कंफर्म ही है कि ये एक ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो हाँ तो ये आंसर ना गलती है, सीधी सी बात है सही बात है। ये। और अगर बी हुआ टेलीफोनिक इंटीमेशन हुआ तो फिर तो ओरल इंटीमेशन भी हो सकता है, सेंडिंग बाय एजेंट भी हो सकता है। हाँ, टेलीफोन में जो हो रहा है वो ओरल ही तो हो रहा है। इंफॉर्मेशन का है पूरा दी। हाँ हाँ उसके द्वारा, टेलीफोन के द्वारा किया जा रहा है उसको इन्फॉर्म। हाँ, ये गलत है ना। अच्छा एक मिनट
ऑप्शन बदला गया है किसी ने। अरे यार क्या है, एक मिनट ये CD, ये ना ऑप्शन ही ऊपर नीचे हो गया था जी। इसका आंसर जो है ना, ऑप्शन से क्या लेना देना, वो तो है, ये आंसर वही है ना। सही है ना, ABC में दिक्कत हो जाता वही है तो। ना। वो B आंसर सही है ना फिर। हम्म, वो ऑप्शन जो है ना, मतलब ABCD तो ठीक ही था, उसका पोजीशन जो चेंज था ना, तो हमारे दिमाग में वो फिक्स था ना कि हम लोग सेकेंड वाला बस देख रहे थे, सेकेंड अच्छा। पोजीशन पे ये आ तो गया मैंने तो था। क्या दिया था पहले से, लेकिन अब वो लिखा हुआ गलत ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, तो ये ठीक है फिर, रिटन नोटिस। हाँ। ओके। अच्छा, 1 साल से अधिक है तो क्या होगा? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ऑरल, ओनली बाय रजिस्टर्ड। ओनली बाय रजिस्टर्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मंथ टू मंथ है तो क्या होगा? मंथ टू मंथ ओरली भी हो सकता है। और चलेगा ये? दोनों ढंग से कर सकते हाँ हैं। चलेगा। आइदर रजिस्टर्ड, हाँ ये दो, यही चलेगा। यही चलेगा, है ना? मतलब वो अपने पे है, डिपेंड है कि क्या होना है, ऑरली होना है या फिर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड के है। द्वारा भी और ओरल एग्रीमेंट के द्वारा भी वो हो सकता है। वो किस टाइप का पर्पस है ना, डिपेंड करता है उस पार्टी पे, हाँ, लेजर और लेजी पे। वो कितना इम्पोर्टेंट वो है। क्या अगर कोई चाहते हैं? लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता है तो ये करेगा, ठीक है। वो अगर वो ट्रस्ट उस हाँ, पे नहीं बाय है, उस रजिस्टर्ड पे इंस्ट्रूमेंट में करेगा। अगर उसको ट्रस्ट है कि और नहीं, जिसको, हाँ, और कर विश्वासी लेंगे आदमी है तो तब। तो इसीलिए तो देखो बहुत अधिक लोग विश्वासी। अभी जो मंथ टू मंथ में जो किराया हम लोग रखते हैं, रजिस्टर्ड तो नहीं कराते हैं, लेकिन ये काम भी नहीं करते हैं। कम से कम हम लोग डीड तो जरूर बनाते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हाँ डिलीवरी ऑफ होता है पोजीशन बुझाती ये देते चीज हैं एक्चुअल और में, प्लस रेंट डीड जो लेते हैं। बनाते हैं। ऑरल एग्रीमेंट नहीं करते हैं हम लोग, रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट करके डिलीवरी ऑफ पोजीशन देते हैं, तो थोड़ा तो सिक्योर करते हैं, ऑरल पे नहीं चलते हैं, है ना। कहाँ एग्रीमेंट ऐसा कुछ होता है बुझाती? अरे रेंट एग्रीमेंट नहीं बनता है, अच्छा हाँ, रेंट एग्रीमेंट तो बनता है तो रेंट नॉर्मली। एग्रीमेंट क्या हो गया? रिटर्न एग्रीमेंट हो गया हाँ तो ना। वही हो गया ना, ये रिटर्न ये रिटर्न ऑरल एग्रीमेंट। हाँ एग्रीमेंट की बात कर रहा है, तो ऑरल एग्रीमेंट से भी काम चलता है ना। कोर्ट में जो है हमेशा रेंट, इसीलिए कोर्ट जो है, अगर आप कह दीजिएगा कि हाँ ये रेंटर है तो उसको मान लिया जाता है।